ठाकुर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जी आवाज आ रही ठाकुर है? साहब नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है ठाकुर साहब। जी आपका स्वागत है, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, विधानसभा थाना गोंद, जनपद शामली का मैं रहने वाला हूँ। और आप हैं ठाकुर धर्मपाल सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय सह जैविक प्रमुख है भारतीय किसान संघ के, और सदस्य रह चुके हैं कृषि मंत्रालय सलाहकार समिति 2016 में, और भाजपा के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो 1996 में। और कई राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। अभी रिसेंट में मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि मंत्रालय द्वारा 2016 में, और 2018 में आपको योगी सरकार, जो कि प्रदेश की सरकार है, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है। तो अगर मैं गलत ना हूं तो एक बात कह सकता हूं आपके बारे में। अगर क्षेत्र में यह चर्चा रहती है कि अगर कहीं भी किसान गोष्ठी हो रही हो तो किसान को यही सोचते हैं कि पुत्र धर्मपाल ही इस गोष्ठी का संचालन कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है इस ग्रामीण भारत संवाद की चर्चा में। और ये हमने मुहिम चलाई है ठाकुर साहब, जो ये अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम जो किसान के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अपनी बात रख सकें। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी तो ठाकुर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे सर्वप्रथम, अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ, आपकी आवाज कट गई थी, अभी बाद में आया है कि थोड़ा सेंटेंस है, बाकी कट गई हाँ थी। जी, हाँ जी ठाकुर साहब, हाँ, अब आ रही जी मेरा पहला सवाल है। है। जी मेरा पहला सवाल आपसे है कि अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? सफर, राजनीतिक सफर या कृषि के क्षेत्र का सफर? नहीं, जैसे मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसके अंतर्गत ये देखा गया जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल से आपने अपनी नहीं, शिक्षा ली, उसके नहीं, बाद। जी लाजपत जी राय इंटर कॉलेज से। जी फेसबुक के माध्यम से हाँ। जो अपडेट था उस पे ये ना था कि जय हिंद इंटर कॉलेज वो चरथावल। जे जी ना वो किसी ने गलत आ रहा है, वो मैं लाजपत राय इंटर कॉलेज। जी 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 तो आप बताइए अपना सफर कि आपकी जो शिक्षा हुई, उसके बाद आप राजनीति से जुड़े, फिर किसान के रूप में आप भूमिका निभा रहे हैं, और जैविक खेती कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं क्षेत्र में। हाँ, मैं पहले आरएसएस की एक ब्रांच है, बजरंग दल। जी तो बजरंग दल के साथ जुड़ा था मैं सामाजिक कार्यों में। और जी बजरंग दल के बाद फिर मुझे संघ की योजना से ही बीजेपी में भेजा गया। तो बीजेपी में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष 1996 में। जी उसके बाद संघ जी की योजना से ही भारतीय किसान संघ एक संगठन है, आरएसएस का ही। जी तो उसमें लगाया गया। मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष रहा, फिर प्रांत अध्यक्ष रहा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रहा, और वर्तमान में मैं अखिल भारतीय सह जैविक प्रमुख के नाते काम देख रहा हूँ। जी अच्छा ठाकुर साहब, मेरा जो पहला सवाल है आपसे कि जैविक खेती और गो आधारित प्राकृतिक खेती आखिर है क्या? देखिए, जो जैविक कृषि है, जी और जैविक कृषि को लोग ऑर्गेनिक कृषि भी मानते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जी ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन ये हम जो करते हैं और इससे जो कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, ये है नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक कृषि, जी को आधारित कृषि। क्योंकि जैविक कृषि, ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक कृषि को जैविक कृषि कहना शुरू कर दिया। वैसे तो प्राकृतिक कृषि को भी हम जैविक कृषि बोल सकते हैं, क्योंकि जीवाणु पर आधारित है।
लेकिन ऑर्गेनिक में और नेचुरल फार्मिंग में अंतर है। जी ऑर्गेनिक कृषि है एक किस्म से सरकार के बंधन में, यानी कि सरकार पे आधारित है, आश्रित है, और बाजार पे आश्रित है। और ये जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक कृषि है, ये गाय पे आधारित है, गाय पे आश्रित है। यानी कि नेचुरल फार्मिंग बिना गाय के नहीं हो सकती, और ऑर्गेनिक कृषि बिना बाजार के नहीं हो सकती। जी तो ये तो अंतर है इसमें, ऑर्गेनिक कृषि में और जैविक कृषि में। रही बात प्राकृतिक कृषि की, प्राकृतिक कृषि का एक प्रकृति का अपना एक तंत्र है, जी और उस तंत्र के तहत सारा सिस्टम स्वचालित है। एक नियामक शक्ति है जो इस सारे को चला रही है, तो उसी के द्वारा कृषि होती है। अब जिस प्रकार हम विचार करें, जैसे किसी भी जीव के जीवन का आधार जो चूहे का आधार है, वही एक हाथी का आधार है जीवन का, यानी कि खाना पचाना और पेट साफ करना, हर जीव का एक ही सिद्धांत है। इसी तरह ही कृषि में जो वनस्पति है, वनस्पति का एक ही सिद्धांत है जीवन का। जो छोटे पौधे का सिद्धांत है वही बड़े पेड़ का है। अब जितना भी जंगल वन, सड़क के किनारों पे पेड़ खड़े, वनस्पति खड़ी, रेल के दोनों तरफ पटरी पे खड़े, रास्ते चक्रोड़, जितनी वनस्पति खड़ी, या इस वनस्पति, ये सारी नेचुरल फार्मिंग है। इसमें ना कोई जुताई करता, ना कोई सिंचाई करता, ना कोई खाद डालता, ना कोई पेस्टिसाइड है। और किसी भी वनस्पति के पत्ते को अगर लैब में टेस्ट करेंगे तो किसी तत्व की कमी नहीं पाती। तो नेचुरल फार्मिंग प्रकृति के सिस्टम में, जैसे एक शब्द है जीवन, जीवन में दो शब्द छुपे हैं, जीव प्लस वन। अब जीव जो बिना जीव के वन जिंदा नहीं रह सकता, वनस्पति जिंदी नहीं रह सकती, और बिना वनस्पति के जीव जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इनका एक आपस में परस्पर ऐसा संबंध है जी, कहीं ना कहीं कि जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरा छोड़ है, एक ऑक्सीजन ग्रहण करे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा तो ऑक्सीजन छोड़ रहा, तो श्वास एक दूसरे में को निरंतर चल रहा। इसमें किसी सरकार का रोल है ना किसी मानव का रोल है। और जीव जो मुंह के द्वारा खा के छोड़ रहा उसे कहे मल, और वो इस वनस्पति का भोजन है, और वो उसे खा के छोड़ रही वो है फल या दाना, वो इस जीव का भोजन है। तो जीवन में जीव और वन का एक कॉन्सेप्ट है, और उसी के आधार पे ये नेचुरल फार्मिंग है। इसी तरह ही हमने जो सिस्टम बनाया प्राकृतिक कृषि का, गो आधारित कृषि का, तो हमारे पास जैसे 4-5 गायें हैं, तो गाय के 2 प्रोडक्ट हैं, एक है दूध, दूसरा है गोबर गोमूत्र। अब गोबर डाल दिया हमने गोबर गैस में, उसको कहीं ना कहीं केचुए की खाद कुछ इसी से आधारित मैं देखा, एक फॉर्म में था, तो आज से 2 साल पहले की बात है ये। तो हाँ जी, केचुए की खाद कहीं ना कहीं उसी से आधारित है। ना 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 ना, केचुए की खाद कि केचुआ की खाद जो है वो केचुआ ही नहीं है, वो केचुआ बाजार पर आधारित है, बाजार से लाया जा, और फिर उस केचुए के लिए संरक्षण है जो वो भारतीय है। भारत का जो केचुआ है, यानी कि जो हमारी धरती में मौजूद है, उस केचुए के आधार पे खेती है या हमारी प्राकृतिक खेती, वो है ऑर्गेनिक खेती, जो उस केचुए पे आधारित है, जो जिस केचुए की आपने बात की।
अब हमने जो गाय के गोबर की जो बात कही थी, गोबर गैस में गोबर डाल दो, और जी गोबर गैस के भी दो प्रोडक्ट हैं, एक है गैस, दूसरा है स्लरी। अब स्लरी जी लेके हम खेत में ले जाके डाल दिया और गुड़ बेसन मिला के उसमें फर्मेंटेशन से कीड़ा पैदा कर दिया और सिंचाई के साथ साथ चलती रहे, तो खेत के भी दो प्रोडक्ट हो गए, एक गेहूं, गन्ना, धान का पूरा पराली गोला। तो खेत का सेकंड प्रोडक्ट गाय का भोजन है, गाय का सेकंड प्रोडक्ट गोबर गैस का भोजन है, और गोबर गैस का सेकंड प्रोडक्ट खेत का भोजन है। इस तरह का एक चक्र है, और जी उसी चक्र से हम इस नेचुरल फार्मिंग को करते हैं। जी। अच्छा ठाकुर साहब, आप 19 वर्ष से, मैं आपका देख रहा था कि आप 19 वर्ष से ये जो एक तरीके से कहते हैं नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप इसको कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसको, जैसे मैं अभी आपके रिसेंट में देख रहा था, आप कानपुर में थे, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में आपकी एक बैठक थी, तो आप इसको फैला रहे हैं। और अभी पिछले दिनों मेरे साथ राकेश टिकैत जी थे जी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो भी जानना चाह रहे थे कि मतलब ये जो आप ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो इसको, इसमें मिनिमम क्या क्या संसाधन है, क्या क्या संसाधन की। और एक गाय से 25 एकड़ में खेती हो सकती है, जी एक गाय के गोबर गोमूत्र से। यानी कि जी जितनी मात्रा में जीवाणु चाहिए खेत के अंदर जी 1 एकड़ के लिए, तो गाय का गोबर एक गाय का गोबर पर्याप्त है 25 एकड़ के लिए। जी और रही बात इसकी, लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये कृषि महंगी है या संसाधन, क्या आपने सवाल किया, संसाधन क्या चाहिए इसमें? इसमें सारे संसाधन जी जितने भी हैं वो प्राकृतिक हैं। अब जी इस खेती के लिए संसाधन में हमें केंचुआ चाहिए और सूक्ष्म जीवाणु चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। जिन जी तत्वों की वैज्ञानिक बात करते हैं, ये 16 तत्व चाहिए या 20 तत्व चाहिए, अपना जो मानना है, यानी कि आयुर्वेद जो कहता है समस्त संसार में केवल तत्व तो 5 हैं, जी जिन्हें पंच तत्व बोला। तो कृषि में भी वही 5 तत्व हैं। अगर उन तत्वों का, पांचों का एक अनुपातिक संतुलन है, और वो संतुलन आदमी नहीं बना सकता, वो प्रकृति के द्वारा ही है। जैसे आप विचार करो, 1 क्विंटल कोई भी फसल काट लो आप हरी, और उसे पूरी तरीके से सुखा दो, तो उसमें वजन बचे 20 किलो। अब ये जो 80 किलो था, ये क्या था? यानी कि पानी की मात्रा थी, नमी थी। प्रकृति में जो चीज जहां से आवे वापस वहीं चली जा, तो यानी कि 80% जल की मात्रा है उन 5 तत्वों में से। जी और फिर इसमें अगर हम आग लगा दें सूखे काष्ठ में, जब सूख गया पूरी तरीके से, उसका रंग भी कत्थई हो गया, और उसमें अगर हम माचिस लगा दें, तो उसमें देखें तो अलग अलग कलर की, अलग अलग रंगों की अग्नि की लो निकल रही है, और अलग अलग रंग जिसमें का ब्लू, ग्रीन, रेड। जी 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 तो जी जो ब्रह्मांड से आकाशीय सूर्य ऊर्जा ग्रहण करी थी, वो निकल निकल के जा रही है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा जी कितनी मात्रा में ली, उसी मात्रा में सूरज के ही रंग की ऊर्जा निकल रही, चांद के रंग का धुआं निकल जी रहा। क्योंकि हमने 2 ही ग्रह देखे, सूरज और चांद। बाकी जिनके ग्रहों की, नक्षत्रों की ऊर्जा निकल निकल के जा रही, कोई हरे रंग की अग्नि की लो है, कोई बैंगनी है, कोई काला धुआं है, तो वो सारी निकल के चली गई। अब धरती पे जी बचे 2 किलो राख, यानी कि 2% जमीन से लिया, 98% जी पर्यावरण से लिया। अब जी 98% पर्यावरण में मानव का कोई रोल नहीं है, केवल इस जी 2% में रोल है। अब ये जी 2% हम नेचुरल करें या बाजार पे आधारित करें? जी नेचुरल में क्या है, इसमें 2% का जो तंत्र है वो है केंचुआ और सूक्ष्म जीवाणु।
जो गाय के गोबर की खुशबू पे केंचुआ सक्रिय हो, यानी केंचुआ एक्टिवेट होगा, और जो तत्व जमीन को पौधे को चाहिए वो जमीन में भंडार है, अथाह भंडार है उन तत्वों का, और वो जमीन के ऊपरी सतह पे लाके छुड़ है केंचुआ। शायद आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं है तो भी वो वनस्पति को नहीं मिलने का। तो सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए देसी गाय के गोबर में गुड़ और बेसन के द्वारा फर्मेंटेशन करके सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जी, यानी कि 1 ग्राम गोबर से 300 से 400 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो सकते हैं। जैसे कल्चर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे दही, एक हांडी में 1 चम्मच दही से असंख्य बैक्टीरिया तैयार हो जाए, इसी तरह ही गाय के गोबर से असंख्य बैक्टीरिया तैयार हो जाए। तो हमें सूक्ष्म जीवाणु चाहिए और केंचुआ चाहिए। बाकी सारी व्यवस्था तो प्रकृति की है, उसे मेंटेन करना, उसे संतुलित मात्रा में नमी कितनी चाहिए, और सूरज, हम किस रूप में सूरज की एनर्जी ज्यादा मिल सकती है, यानी कि दिशा कौन सी होनी चाहिए, फसल की हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो हम प्रशिक्षण के रूप में भी बतावें किसानों को, और अनुभव में भी आ रही हुई बातें। अगर जब हम पूर्व पश्चिम लाइन लगाएंगे किसी फसल की, तो उसके मुकाबले उत्तर दक्षिण लाइन देने से रोग भी कम आता है और फसल भी अच्छी होती है। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो प्रशिक्षण का विषय है। जी। अच्छा ठाकुर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल जो है, जैसे देश स्तर और प्रदेश स्तर पर जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? हालांकि मैं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी आपकी वीडियोस देख रहा था। आप कानपुर में भी थे, बस्ती में भी थे, कहीं ना कहीं पूर्वांचल में भी आप इस चीज़ को एक तरीके से फैला रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत से किसानों को आप जागरूक कर रहे हैं अपने साथ इस जैविक खेती को देखिए, लेकर जो के। भारतीय किसान तो संघ है, जी, भारतीय किसान संघ ने पूरे देश को एक इकाई माना, उनमें बांटा 4 भागों में। ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के 7 राज्य हैं, ये मेरे पास हैं। दक्षिण भारत के अलग हैं, अपने जो भारतीय किसान संघ के ये हैं वो अलग देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये एक जोन है, और पूर्वांचल का एक है। तो 4 भागों में बांट के हम इस अगले 2-3 साल में प्राकृतिक कृषि की एक मुहिम ऐसा चलाना चाह रहे, किसानों को ट्रेंड कर रहे, प्रशिक्षित कर रहे। और हमारा जो उद्देश्य है, हर जिले में 2 प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए अपने। हमने अभी पिछले फरवरी में 7 राज्यों के हर जिले से हमने 2-2 किसान बुलाए थे और उन्हें प्रशिक्षण दिया था, और हम उन किसानों के माध्यम से उस क्षेत्र में इस कृषि को फैलाने का, जागरूक करने का वो किसान संघ कर रहा है इसमें, तो उसमें हम लगे रहे। और आगे केंद्र सरकार से आपको बहुत, हाँ जी जी, अच्छा, केंद्र सरकार से आपको कोई किसी योजना का लाभ मिल रहा है? क्योंकि मैं एक आंकड़ा देख रहा था, एक लेख पढ़ रहा था कि एक केंद्र सरकार की योजना जिसमें 1632 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2015-16 से लेकर 2019-20 तक, और उस योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो देखिए, आप बता सकते सरकार हैं कि की इसके अंतर्गत सरकार की बहुत योजनाएं बनती हैं और क्रियान्वित भी होती हैं, और सभी को उसका लाभ भी नहीं मिलता। लेकिन अभी सरकार ने जो घोषणा की थी, एक परंपरागत कृषि पे सरकार कुछ अनुदान सहयोग करेगी। तो अभी तो सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है जो है जी 50,000 प्रति हेक्टेयर
देने का हाँ, कुछ प्रति अनुदान हेक्टेयर। था सरकार की हाँ तरफ से। हाँ। जी जी लेकिन अभी तो वो डाटा ही नहीं सरकार के पास है, कौन कौन लोग कर रहे कौन कौन नहीं। अभी सरकार का जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, जी उस सरकारी तंत्र का नेटवर्क इतना नहीं है कि जो उन किसानों को ढूंढ सके जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी जो खेती ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसान, यानी कि उस केंचुए वाली खेती या प्रमाणीकरण की व्यवस्था है जिस खेती में, वो सरकारी खेती है, एक किस्म से सरकार के द्वारा संचालित है। और ये जो नेचुरल फार्मिंग है, जैविक खेती गाय पर आधारित है, एक सरकारी खेती है, एक असरकारी खेती है। यानी कि इसका तो असर है, ये असरकारी है, वो सरकारी है। जी तो अभी सरकार के पास असरकारी खेती का कोई डाटा नहीं है। जी और सहज आहिस्ता आहिस्ता हम डाटा कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और समय रहते सरकार को देंगे भी। समय आवेगा, अवसर आवेगा, तो अभी तो सरकार ही अभी कोरोना के उसमें फंसी हुई है। जी अच्छा ठाकुर साहब, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा। यही मेरा जो सवाल था वो राकेश टिकैत जी से भी था, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक फार्मूला दिया गया था C2+50। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि उसके अंतर्गत C2+50 था कि उसमें किसान की इनपुट कॉस्ट, यानी मतलब जो उसमें किसान की लागत लगती है प्लस उसकी लेबर कॉस्ट, और उसके बाद 50% उसको अनुदान देने का प्रावधान था, जिसमें 2018 में अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने 24 फसलों के MSP बढ़ाए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है वो पूर्णतः सरकार क्यों लागू नहीं कर पा रही? जी देखिए, पहली बात तो यह है, जो समर्थन मूल्य है ना, जी अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कॉस्ट है, लागत है। जी और जब वहां लोग बैठे हैं, जो मीटिंग बैठे हैं, कमेटी बने हैं, उसमें पूरे भारत के लोग आवे। जी आप भी सदस्य रह चुके हैं कृषि मंत्रालय सलाहकार समिति के 2016 में। नहीं रहा, और अपने कार्यकर्ता जामे। लेकिन कहने की बात यह है कि जो जो समर्थन मूल्य है, कुछ फसलों को छोड़ के लागत मूल्य के बराबर सा ही है, मुनाफा किसान को है नहीं। अब गन्ना ही ले लो, जी गन्ने का समर्थन मूल्य हमारे क्षेत्र में जो है वो 3.25 रुपए किलो का है। प्रति कुंतल है। जी 3.25 रुपए प्रति कुंतल का मतलब 3.25 रुपए किलो। जी जी अब नेट हमारे क्षेत्र में 70 पैसे छुलाई और ढुलाई का खर्चा है। जी अब बचे 2.5 रुपए, 50 पैसे निराई गुड़ाई बंधाई में जा रहे, बिल्कुल नेट जी जी रुपए बचे। अब 1 रुपए की लागत हमारी जुताई में है, ट्रैक्टर में है, तेल में है, बीज में है, खाद में, दवाई में 1 रुपया जा रहा। अब 1 रुपया बचा किलो पे। अब उसमें जमीन का रेंट भी है, और हमारी मजदूरी भी है, और हमारा जो परिवार लगा हुआ है। अब गन्ना तो बराबर वो भी उसी के कहीं ना कहीं अंतर्गत आता है। और फिर ब्याज भी सोसाइटियों का, खाद का ब्याज, और मशीनरी का मेंटेनेंस भी है। जी तो गन्ने में तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब समस्या क्या बन रही है? अब जैसे लोगों को कोई आदत डाल दें, इसी तरह किसानों को आदत डाल दी गई। अब पिछले 70 साल से घाटे की खेती करता ही चला रहा किसान। अब यह आदत पड़ेगी किसान को। व्यापारी एक दिन क्या, 1 साल भी घाटे का व्यापार नहीं कर सकता, 1 दिन भी व्यापार नहीं कर सकता। जी अब इससे किसान, बिल्कुल सही बात है। सरकार भरोसे सोचिए कि भाई सरकार इसमें कुछ वो करेगी, ये बिल्कुल झूठ है। जब ये किसान की ही जागरूकता चाहिए। जब तक अब जैसे
किसान में अगर लागत जोड़ी जा, किसान जितना भी सामान खरीद रहा, एक तो भ्रम पैदा कर दिया किसान टैक्स नहीं देता, जबकि सबसे ज्यादा किसान टैक्स दे रहा। ऐसा सरकारी कर्मचारी नहीं टैक्स दे रहा, किसान ज्यादा दे रहा। सरकारी कर्मचारी 3-4 चीज खरीदते हैं जो किसान खरीदे, यानी कि दूध, कपड़ा, जूता, बाकी तो सारा सरकार के ऊपर है। महंगाई भत्ता भी मिलेगा, सारे काम मिल रहे हैं, टीएबी डीएबी सारा है। लेकिन ये जूता, कपड़ा और रोटी, दूध ये किसान भी खर्च कर रहा। लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों से 50-60 वस्तु ऐसी हैं जो किसान खरीदे में नहीं खरीदते। ट्रैक्टर है, बीज है, हड़ है, जुताई, खुरपे, दांती, ये सारी खरीद रहा किसान, और हर चीज पे टैक्स। कहीं ना कहीं जीएसटी के रूप में उनको कहीं ना कहीं किसानों को भी टैक्स देना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर खरीद रहा है, चाहे वो सबसे ज्यादा हैरो खरीद रहा है या रूटरवेटर खरीद रहा है। जी, तेल पर है सबसे ज्यादा तेल पे टैक्स दे रहा जी। और ऐसी व्यवस्था अगर बनाई जाए जो किसान की लागत है उस बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर वो कर दी जाए, तो फिर कुछ ना कुछ आधार बनाना चाहिए सरकार को। अब भाई इस आधार पे हम महंगाई को बढ़ावेंगे, तो उसमें किसान की उपज भी बढ़नी चाहिए उसी रेशो में। जिस रेशो में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ रही है, या सोने को हमने आधार मान लिया, सोना एक करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी है, जो सोने का भाव हम कोई भी साल आधार मान लें, 71 का, उससे पहले का, 47 का, उसी के रेशो में किसान की भी उपज बढ़ती चली जा। अब एक बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपकी तो किसान तो उसमें मर रहा है, लागत बढ़ती जाए। अब 3 साल हो गए, 3 साल से गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन लेबर बढ़ी, खाद बढ़ गया, जुताई बढ़ी। जी। तो इन चीजों पे हमें सरकार के ऊपर आश्रित ना होके, जब तक हम खेती को स्वावलंबी व्यवस्था में नहीं लाने के, और ये जो नेचुरल फार्मिंग है, ये स्वावलंबी व्यवस्था की तरफ एक कदम है। हम बाजार पे आधारित ना हो, बाजार हमारे ऊपर आश्रित हो। जब तक रहेगा, सरकार किसान का भला कर ही नहीं सकती। किसान का भला होगा किसान के दम पे, किसान के पुरुषार्थ पे। जब तक किसान के समझ में ये मार्केट का फंडा नहीं आने का। अब 3 लाख करोड़ रुपए की पेस्टिसाइड आ रही भारत में, और कितने महंगे बीज, जिस बीज को हम टमाटर का बीज या किसी का बीज घर के बीज हुए करते थे, आज बैंगन का, टमाटर का, गोभी का 1 लाख रुपए किलो तक के बीज हैं। जी बिल्कुल, हर तरह की वैरायटी मार्केट में है, कहीं ना कहीं मार्केट में है। और उन बीजों को, और जब अगर हम 1970 के दशक की बात कर रहे हैं, मेरे खूब ध्यान है, तो हर एक बीज, टमाटर का बीज, बैंगन का बीज, गोभी का, मूली का, सब किसान तैयार कर रहा था। लेकिन कारण क्या है? ये जो प्रचार है टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से किसान को बाजार पे आश्रित कर दिया। आज बीज ना आवे, तेल ना मिले, ट्रैक्टर ना मिले, खाद ना मिले, तो खेती तो चौपट हो जाएगी। और वास्तव में देखा जाए, खेती 1947 से पहले हम स्वावलंबी खेती कर रहे थे। 1960 से पहले, सॉरी 1960 से पहले हमारी जो खेती थी वह बिल्कुल स्वावलंबी थी, कोई चीज बाजार से लानी नहीं। 1960 के बाद 1960 के बाद ही रासायनिक खेती सब यही स्टार्ट हुई, और उससे हम इतने कर्ज में फंस गए। अब सरकार की जीडीपी, जो सरकार कह रही है जीडीपी घट रही है, किसान पर तो जीडीपी का फर्क नहीं पड़ता। उनकी जीडीपी घटेगी अगर बीज नहीं बिकेगा, खाद नहीं बिकेगा, ट्रैक्टर नहीं बिकेंगे, उनकी तो जीडीपी पर फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब तक क्या किसान स्वावलंबी नहीं होने का, स्वावलंबन, मोदी जी ने भी परसों एक बात कही, हमें स्वावलंबन की तरफ ले जाना पड़ेगा। और राष्ट्रवाद है क्या? अपने देश की चीज खरीदें,
जितना ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है, जिसे हम पढ़े लिखे समझदार लोग कहें, वो सबसे ज्यादा विदेशी माल खरीदते हैं। जूता विदेशी, कपड़ा विदेशी, घड़ी विदेशी। अगर ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर बिल्कुल अग्रसर हैं। और जितना अनपढ़ आदमी है और गरीब है, वो सारा स्वदेशी इस्तेमाल। तो स्वदेशी की प्रेरणा ऊपर से मिलनी चाहिए, और जिस दिन ऊपर से स्वदेशी हो जाएगा तो भारत तो सोने की चिड़िया अपने आप हो जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगी, गांव के जूते की डिमांड बढ़ जाएगी। जितना गांव में उत्पाद है, अब गांव में दाल चकले में महिलाएं उस दाल को नहीं लेते, हल्दी की दाल ले रहे। हम गांव में भी बिल्कुल सही बात कर। बिल्कुल। तो हमें जब तक के स्वावलंबन की तरफ नहीं बढ़ने आ किसान, और वो किसान अपनी प्रेरणा से बढ़ेगा, सरकार के सहयोग से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को तो नुकसान होगा, जीडीपी घटेगी उसकी। जी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ गांव क्षेत्र में भी कि किसान को अगर सरसों की फसल लगाता है तो सरसों बेच देगा, लेकिन रिफाइंड तेल बाजार से जरूर रिफाइंड तेल लगाएगा। अब देखो कितना दुर्भाग्य है इस देश का। किसान के घर हल्दी पैदा हो सके, सब्जी पैदा हो सके, दूध पैदा हो सके, सारी चीज पैदा हो सके, सिवाय गेहूं के सारी चीज मोल ले रहा। वो दूध तक का भी किसान मोल लेना शुरू कर दिया, दूध तक का भी। तेल तो बहुत दूर की बात है, दूध मोल ले रहा। तो इसमें सरकार किसे रोक रही अगर स्वावलंबी व्यवस्था में किसान अपने आप आवे। हम दो साल पढ़ तो कर रहे सरकारों पे, लेकिन अपने उसमें नहीं हम विचार कर रहे, चिंतन कर रहे हमारा कर्तव्य क्या है। हमें अगर स्वावलंबी बनना है या हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, तो उसका नक्शा तो हमें बनाना पड़ेगा। सरकार के पास नक्शा कहाँ है उसका? बिल्कुल 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 ठाकुर साहब। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, जैसा कि हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये मुख्य समस्या रहती है गन्ना किसान, तो इसका जो समर्थन मूल्य है अभी आपने बताया 325 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि 3 साल से लगातार स्थिर हुआ है, स्थिर। तो इस पर आपका क्या कहना है? और जबकि विपक्ष में जब बैठे थे, जो अभी यहाँ के जो थाना भवन के विधानसभा के ही विधायक हैं, गन्ना मंत्री भी हैं अभी, और आपके परिवार से भी आते हैं कहीं ना कहीं, तो पहले वो जब विपक्ष में बैठे थे तो 450 रुपए प्रति क्विंटल की बात करते थे, लेकिन अभी 325 रुपए प्रति क्विंटल 3 साल से स्थिर है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सरकार की कुछ अज्ञानता भी है, या तो अज्ञानता है या सरकार की नीयत खराब है। अब गन्ने का उत्पाद है चीनी, चीनी का उत्पाद है, और चीनी के दाम इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो रहे, लेकिन चीनी से बने हुए प्रोडक्ट जितने पेप्सी हैं, जितनी मिठाई हैं, जितने हलवाई की दुकान है, उनके रेट डाउन नहीं हो रहे। उनके वही रेट हैं, पेप्सी का भी वही रेट है जितने पेय पदार्थ हैं। अगर सरकार इन्हें जितने मात्र 30% चीनी आदमी के खाने में जा रही, बाकी 70% व्यापार में जा रही, अगर उस चीनी का रेट उन्हें डिसाइड कर दें, बस जो एक गरीब आदमी खा रहा वो भी 30-35 रुपए किलो चीनी खा रहा, और जो पेप्सी बनाने वाला है, जो रसगुल्ला 300 रुपए किलो बेच रहा, 200 रुपए किलो मॉल में बेच रहा, उसका भी वही रेट है। अगर उनके रेट डिसाइड हो जा तो चीनी का रेट अपने आप बढ़ जाएगा ऊपर को, और चीनी का रेट बढ़ेगा, गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इसमें किसान और शुगर मिल, एक गन्ना की वैरायटी या गन्ना शुरू में उसमें जितना भी हम यूरिया ज्यादा डाल रहे हैं तो उसमें सुक्रोज घट जा, तो एक गन्ने में 10% चीनी निकल रही, 11 निकल रही, 12 निकल रही। अगर बिल्कुल यूरिया ना डाला जा, नेचुरल फार्मिंग का गन्ना हो, तो 15 से 16 तक के रिकवरी चली जाए उसकी। जी, कहीं ना कहीं रिकवरी बढ़े। अगर शुगर मिल रिकवरी के आधार पर रेट तय कर दें, जैसे दूध का रेट
फैट के आधार पर है, भाई जितना फैट होगा उतना रेट मिलेगा। इसी तरह से जी, अगर जी। चीनी के इसके गन्ने के रेट चीनी पर आधारित करते हैं, जिसमें जितनी चीनी होगी उतना रेट मिलेगा। तो जो जी, आदमी जिसका गन्ना हल्का रहेगा, जिसके पानी नहीं आएगा, उसमें जी, चीनी तो ज्यादा है, वो थोड़ा जी, भी जी। गन्ना होगा उसका तो उसे दाम ज्यादा तो मिलते हैं। कहीं और जिसमें हमने का जी, यूरिया डाल रखा, डाई डाल रखी है, और पूरा वो रखा है, पानी भी पूरा दिखा है, उसकी रिकवरी कम है। लेकिन वेट आधारित जो रेट है, ये क्वांटिटी और क्वालिटी जी, का जो अंतर है। अगर क्वालिटी बेस रेट करे, अब गन्ने का रेट है जी, क्वांटिटी बेस, जी, तो हमें दोनों तरीके से विचार करना पड़ेगा। गन्ने को अगर जी, लाभ का सौदा बनाना है तो हमें जी, जो कमर्शियल चीनी है उसके रेट अलग करने पड़ेंगे, और खाने की जो चीनी है उसके रेट अलग करने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा ठाकुर साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे। जैसे मोदी सरकार ने 2018 के बजट में ये कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुना कर देंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, या बस वो कागजों तक ही रहेगा? देखो, एक कंपनी गाड़ी बनाती है, कार बनावे जो कंपनी, और वो पहले 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिए करती बा, और जी। अब जा चाहे कोई सी भी हाँ कार अब ले लो आप, मारुति 800 थी पुराने समय में, उसमें 140 हाँ किलोमीटर प्रति घंटा की अब जा रफ्तार के साथ 240 उसका। किलोमीटर प्रति जी, घंटा की। जी, अगर उस कंपनी के मालिक को और उसके वैज्ञानिक को कहने लगे, भाई हमारे गांव की सड़क पे चला के दिखा तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की, जी, या जी, उसे कहते हैं दिल्ली अंत 120 किलोमीटर है, तो या 1 घंटे में वापस आनी चाहिए, आ जाएगी क्या? जी, आने की तो नहीं। बिल्कुल नहीं आए। क्यों नहीं आने की? क्योंकि उसके अनुकूलता चाहिए। अब सरकार जी, के कहने से किसान की आय नहीं बढ़ने वाली है, जब तक खुद जी, किसान उसका कोई नक्शा तैयार नहीं करने का। सरकार तो जी, केवल कह सकती है, फार्मूला दे सके, लेकिन उसे जी, अपने व्यवहार में लाने के लिए किसान को उस जी, आय ऐसी नहीं है, बहुत से किसानों ने 3 गुनी भी आय करी। जब तक जी, हम किसान उत्पादन के, देखो उत्पादन बढ़ने से आय बढ़े ये कोई गारंटी नहीं है। अब उत्पादन बढ़ा दिया जी, और आय बढ़ जाएगी। जी। लाख दाम अगर वहीं के वहीं, अगर दाम वहीं के वहीं है, चाहे उत्पादन बढ़ा दो, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा कोई किसान लाभ को। नहीं मिलने का, जी, लागत बढ़ रही है। लागत घटा के, जी, अगर हम लागत घटावें और उसके दाम जी, अच्छे मिले, यानी जी, कि एक तरफ तो लागत घटे और एक तरफ हमें जी, दाम अच्छे मिले, तो आय बढ़ सकती जी, है। अगर हमने उत्पादन जी, तो बढ़ा दिया, लेकिन उसमें खाद भी इतना ही पड़ा, उसकी लेबर भी इतनी बढ़ गई, तो आमदनी सरकार का जो फार्मूला है भाई, उत्पादन इतना कर दिया हमने, और उसे हमने एक किस्म से उपलब्धि मान ली। एक जी, अगर उसे उपलब्धि मान लें, अब विचार करो आप, जी, जी, अगर किसी आदमी की, एक आदमी के अंदर 4 आदमियों की ताकत निर्माण कर दिया, जी, और 4 आदमियों की बराबर ताकत होगी, और उसे डॉक्टर भी और वैज्ञानिक भी उसे अपनी उपलब्धि मान लें, और जी, उसके मानवीय गुणधर्म समाप्त कर दिए जा, जी, तो वो समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसी तरह ही उत्पादन जी, बढ़ा के हमने फसलों के गुणधर्म कम किए, यानी कि उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन उस उत्पादन, उसके जो गुणधर्म थे, उस खाद्यान्न के जो गुणधर्म थे, वो कहीं कम हो गए, और कम होने के कारण जो समाज के लिए जैसे अमृत तुल्य भोजन मानना जाता, अब जहर बन गया उस भोजन का, अंधाधुंध जहर जी, की मात्रा डाली, तो उसकी मार्केट डाउन होगी। जी, रासायनिक पदार्थ, जी, बिल्कुल। रासायनिक पदार्थ और खाद की जो मात्रा है, अंधाधुंध तरीके से किसान यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल जहर का ही रूप लेता जा रहा इंटरनेशनल है। मार्केट जी, में
भारत का खाद्यान्न नहीं बिकने का और रिजेक्ट हो जाएगा जहर के कारण, तो किसान की आय कैसे बचेगी? जी तो किसान को भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं कनेक्शन अवरुद्ध हो रहा है शायद। आई आवाज। जी जी ठाकुर साहब, आपका कैमरा हिल रहा हाँ, है कहीं ना ये कहीं। इसमें क्या चार्जिंग लगा रहा है इसने, ये डाउन हो गया था। कोई नहीं, कोई। जी 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 तो हमें ये मार्केट पे भी ध्यान करना पड़ेगा। जी और ये जो ग्लोबल मार्केट है, दुनिया जी आज सबके हाथ में मोबाइल है, किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी आगरे में एक गोष्ठी में था, मैं आगरे में, तो उस समय आलू का भाव बहुत डाउन था, लेकिन एक आदमी कहने लगा इस बार आलू जनवरी में और दिसंबर फरवरी में 20 रुपए किलो बिकेगा। आलू तो बहुत मंदा बिक रहा। कहने नहीं, कहने रूस और चीन का आलू सारा बारिश के कारण लग ही नहीं पाया, वही काम हुआ। कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। अब जो किसान जिब पता चीनी का भाव उठ नहीं रहा और पिछले 3 साल तक नहीं उठ रहा, जी तो हमें संतुलन बनाना चाहिए फसलों में। हम दलहन आयात कर रहे, तिलहन आयात कर रहे, तो उस क्षेत्र में भी जाना चाहिए किसान को। जी 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 ठाकुर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है इस चर्चा के, फिर हम अंतिम दौर पर चलेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे अभी कोविड-19 की जो महामारी चली है देश और प्रदेश में, तो इस पर आप जनता से क्या अपील करना चाहते बस जनता से अपील यह है कि ये एक किस्म से जिस चीज को हम दुर्भाग्य मान रहे, गांव में तो इसका असर है नहीं, लेकिन जनता इसमें, कुछ लोग तो इसमें कुछ गांव में इसका असर देखा गया है, जैसे कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में गांव भैसानी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो हॉट स्पॉट बनाया गया है। और वहाँ के हमारे एक मित्र हैं राव सालिम, वो उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि चारा ले जाने के लिए भी, मतलब चारा लेने के लिए भी किसान नहीं जा सकता, इस तरह की प्रतिबंध लगा रखे हैं वहाँ पे। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे इस कोविड-19 पर? इसके बचाव के लिए तो जो जिस तरह की छुआछूत की बीमारी है, मान रहे इसे, अगर इससे दूर हो, तो सबसे पहली बात तो हमें अपनी दूरी बना के रखनी, देह दूरी बन के रहे, इसमें अपने बचाव है। सबसे बड़ी बात है, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ही उस पर फंगस कम असर करेगा। तो आदमी को अपना खान पान ठीक करना चाहिए और उस ध्यान देना चाहिए खान पीन पे भी। अब भाई हमारा खाना कम से कम ऐसा हो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हो। और दूसरे, हम दूरी का ध्यान रखें, हम बचाव रखें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अगर भाई सामाजिक दूरी बना के रखो, एक दूसरे से वो रखो, फासला रखो, कम से कम 2 गज का फासला रखो। तो आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो उस पर अटैक कम होगा, बीमार आदमी पे ज्यादा हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बचाओ, अपने भोजन को ठीक ठाक रखो, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। लोग भोजन पे ध्यान नहीं दे रहे, फैशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे। जी जी तो आदरणीय, ये थे हमारे साथ ठाकुर धर्मपाल सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय सहजैविक प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ के। आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए, अतः अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।